शुरुआत करते हैं उस सनसनीखेज खुलासे से जिसने ब्रिटेन की शाही व्यवस्था से लेकर खाड़ी देशों की सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। अब सामने आए नए दस्तावेज बताते हैं कि साल 2010 में ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जिन्हें अब प्रिंस एंड्रयू के नाम से जाना जाता था, उनको जेफरी एप्स्टीन को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलवाने की कोशिश की गई थी। ये वही मोहम्मद बिन जायद है जो आज यूएई के राष्ट्रपति हैं। दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 2010 में जब प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड एनवाय के तौर पर यूएई के दौरे पर थे, तब उन्होंने खुद एप्स्टीन के लिए पैरवी की। 24 नवंबर 2010 को भेजे गए एक ईमेल में एंड्रयू ने एप्स्टीन से कहा कि वे बिग टाइम में हैं और यूएई के तत्कालीन विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद उसे शानदार इंसान मानते हैं और उसे क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद से मिलवाना चाहते हैं। हालांकि एंड्रयू ने यह भी लिखा कि साल खत्म होने से पहले ये मुलाकात शायद ना हो पाए, लेकिन वे इस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। ये ईमेल उस वक्त भेजा गया जब एंड्रयू यूएई में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ, पिता प्रिंस फिलिप और उस समय के विदेश मंत्री विलियम हैंक के साथ मौजूद थे। जवाब में एप्स्टीन ने लिखा कि अब्दुल्ला से कहिए कि कब हम सब साथ छुट्टियों पर जा सकते हैं। इससे पहले 7 नवंबर 2010 को एप्स्टीन ने एंड्रयू को बताया था कि वे अब्दुल्ला बिन जायद और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिल चुका है। एप्स्टीन ने एंड्रयू से यह भी कहा कि वे उसकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का जिक्र करें और यह बताया कि वे एक एक्सट्रीम साइंस और फन का फंडर है। यहां याद दिलाने की बात यह है कि एप्स्टीन 2008 में एक उल्टे सीधे काम कराने के अपराध में दोषी ठहराया जा चुका था। इन खुलासों ने एंड्रयू के उस दावे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जिसमें कहते रहे कि उन्होंने जेल के बाद एप्स्टीन ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब नए दस्तावेज बताते हैं कि एंड्रयू के सहायक डेविड स्टर्न सालों बाद भी एप्स्टीन और एंड्रयू के बीच बिचौलिया बने हुए थे। इसी घोटाले के चलते पिछले साल किंग चार्ल्स ने एंड्रयू से शाही उपलब्धियां छीन ली और अब वे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाने जाते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें विंडसर के रॉयल लॉज से भी बाहर निकालना पड़ा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्हें अपने नए घर के लिए स्टाफ तक नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच एप्स्टीन फाइल्स में यूएई से जुड़े कई और चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में मक्का की काबा से जुड़ा पवित्र कपड़ा अमेरिका भेजे जाने का भी जिक्र है। ये शिपमेंट यूएई से जुड़ी एक कारोबारी महिला अजीजा अल अहमदी के जरिए हुआ और साल 2017 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन के घर पहुंचा। ईमेल्स में बताया गया है कि काबे के अंदर से एक टुकड़ा, बाहर इस्तेमाल हो चुका एक टुकड़ा और उसी कपड़े से बना एक नया लेकिन इस्तेमाल ना हुआ टुकड़ा भेजा गया। अहमदी ने खुद लिखा कि इस काले कपड़े को कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है और उस पर अपनी दुआएं, आंसू और उम्मीदें छोड़ी हुई हैं। यह शिपमेंट उस वक्त एप्स्टीन के घर पहुंचा जब वे पहले ही अपराधी के तौर पर नाम दर्ज करा चुके थे। फाइल्स ये नहीं बताती कि यह पवित्र कपड़ा उसे क्यों भेजा गया था, अहमदी का उससे रिश्ता कैसे बना। इसी बीच एक और ईमेल में एप्स्टीन के पूर्व सहयोगी स्टीव बैनन ने आरोप लगाया कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने 2019 में अपराधी जॉर्ज नॉर्डर को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले किया था। नॉर्डर कभी मोहम्मद बिन जायद का सलाहकार हुआ करता था। अब नजर डालते हैं सऊदी अरब से जुड़े खुलासों पर। एप्स्टीन फाइल्स में यह भी सामने आया है कि 2017 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के रिट्स कार्ल्टन होटल में शाही परिवार और अरबपतियों के खिलाफ अभूतपूर्व एंटी करप्शन अभियान चलाया, उससे ठीक पहले एप्स्टीन उस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। 4 नवंबर 2017 को उसे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया है कि सऊदी में जो हो रहा है उस पर करीबी नजर रखो। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मिसाइल या एंटी करप्शन, और जवाब आया एंटी करप्शन। इसी अभियान में अरबपति तमीम बिन अहमद अल वलीद बिन तलाल जैसे नाम शामिल थे और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन्हें जेल भेजा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाद में रिपोर्ट किया कि कुछ लोगों को बुरी तरह भी पीटा गया था। इससे यह साफ होता है कि एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि खाड़ी की सत्ता और राजनीति की नब्ज समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार
थॉमस लैडन जूनियर के साथ ईमेल बातचीत में एप्स्टीन ने सऊदी शाही परिवार के संरचना पर लंबा विश्लेषण दिया और कहा कि जैसे अमेरिका में सिर्फ व्हाइट हाउस नहीं बल्कि पेंटागन, CIA और कांग्रेस ताकतवर है, वैसे ही सऊदी शाही परिवार में 20,000 लोगों का एक कबीला है। उसने ये भी दावा किया कि महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त जैसे सामाजिक सुधार आम सऊदी लोगों की मांग नहीं बल्कि पश्चिमी दबाव का नतीजा है। इन सभी खुलासों के बीच एप्स्टीन के कतर, सऊदी अरब, UAE और यहाँ तक कि इजराइल के शीर्ष नेताओं से रिश्ते की परतें भी खुल रही हैं। दस्तावेजों के मुताबिक उसने पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बाराक और कतर के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद बिन जासिम की एक गुप्त मुलाकात भी करवाई थी। एप्स्टीन फाइल्स अब ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर एक अपराधी को वैश्विक सत्ता के शीर्ष गलियारों तक इतनी आसान पहुंच कैसे मिली और किसने उसे इतनी ताकत दी कि वे राजाओं यानी प्रिंसेस, क्राउन प्रिंसेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सके। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की है जहां पैसा, सत्ता, राजनीति और अपराध एक दूसरे में घुलते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इन फाइल से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआत करते हैं उस सनसनीखेज खुलासे से जिसने ब्रिटेन की शाही व्यवस्था से लेकर खाड़ी देशों की सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। अब सामने आए नए दस्तावेज बताते हैं कि साल 2010 में ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जिन्हें अब प्रिंस एंड्रयू के नाम से जाना जाता था, उनको जेफरी एप्स्टीन को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलवाने की कोशिश की गई थी। ये वही मोहम्मद बिन जायद है जो आज UAE के राष्ट्रपति हैं। दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 2010 में जब प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय के तौर पर UAE के दौरे पर थे, तब उन्होंने खुद एप्स्टीन के लिए पैरवी की। 24 नवंबर 2010 को भेजे गए एक ईमेल में एंड्रयू ने एप्स्टीन से कहा कि वे बिग टाइम में हैं और UAE के तत्कालीन विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद उसे शानदार इंसान मानते हैं और उसे क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद से मिलवाना चाहते हैं। हालांकि एंड्रयू ने यह भी लिखा कि साल खत्म होने से पहले ये मुलाकात शायद ना हो पाए, लेकिन वे इस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। ये ईमेल उस वक्त भेजा गया जब एंड्रयू UAE में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ, पिता प्रिंस फिलिप और उस समय के विदेश मंत्री विलियम हैंक के साथ मौजूद थे। जवाब में एप्स्टीन ने लिखा कि अब्दुल्ला से कहिए कि कब हम सब साथ छुट्टियों पर जा सकते हैं। इससे पहले 7 नवंबर 2010 को एप्स्टीन ने एंड्रयू को बताया था कि वे अब्दुल्ला बिन जायद और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिल चुका है। एप्स्टीन ने एंड्रयू से यह भी कहा कि वे उसकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का जिक्र करें और यह बताया कि वे एक एक्सट्रीम साइंस और फन का फंडर है। यहां याद दिलाने की बात यह है कि एप्स्टीन 2008 में एक उल्टे सीधे काम कराने के अपराध में दोषी ठहराया जा चुका था। इन खुलासों ने एंड्रयू के उस दावे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जिसमें कहते रहे कि उन्होंने जेल के बाद एप्स्टीन ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब नए दस्तावेज बताते हैं कि एंड्रयू के सहायक डेविड स्टर्न सालों बाद भी एप्स्टीन और एंड्रयू के बीच बिचौलिया बने हुए थे। इसी घोटाले के चलते पिछले साल किंग चार्ल्स ने एंड्रयू से शाही उपलब्धियां छीन ली और अब वे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाने जाते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें विंडसर के रॉयल लॉज से भी बाहर निकालना पड़ा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्हें अपने नए घर के लिए स्टाफ तक नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच एप्स्टीन फाइल्स में UAE से जुड़े कई और चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में मक्का की काबा से जुड़ा पवित्र कपड़ा अमेरिका भेजे जाने का भी जिक्र है। ये शिपमेंट UAE से जुड़ी एक कारोबारी महिला अजीजा अल अहमदी के जरिए हुआ और साल 2017 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन के घर पहुंचा। ईमेल्स में बताया गया है कि काबे के अंदर से एक टुकड़ा, बाहर इस्तेमाल हो चुका एक टुकड़ा और उसी कपड़े से बना एक नया लेकिन इस्तेमाल ना हुआ टुकड़ा भेजा गया। अहमदी ने खुद लिखा कि इस काले कपड़े को कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है और उस पर अपनी दुआएं, आंसू और उम्मीदें छोड़ी हुई हैं। यह शिपमेंट उस वक्त एप्स्टीन के घर पहुंचा जब वे पहले ही अपराधी के तौर पर नाम दर्ज करा चुके थे।
फाइल्स ये नहीं बताती कि ये पवित्र कपड़ा उसे क्यों भेजा गया था, अहमदी का उससे रिश्ता कैसे बना। इसी बीच एक और ईमेल में एप्स्टीन के पूर्व सहयोगी स्टीव बैनन ने आरोप लगाया कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने 2019 में अपराधी जॉर्ज नॉर्डर को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले किया था। नॉर्डर कभी मोहम्मद बिन जायद का सलाहकार हुआ करता था। अब नजर डालते हैं सऊदी अरब से जुड़े खुलासों पर। एप्स्टीन फाइल्स में यह भी सामने आया है कि 2017 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के रिट्स कार्ल्टन होटल में शाही परिवार और अरबपतियों के खिलाफ अभूतपूर्व एंटी करप्शन अभियान चलाया, उससे ठीक पहले एप्स्टीन उस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। 4 नवंबर 2017 को उसे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया है कि सऊदी में जो हो रहा है उस पर करीबी नजर रखो। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मिसाइल या एंटी करप्शन, और जवाब आया एंटी करप्शन। इसी अभियान में अरबपति तमीम बिन अहमद अल वलीद बिन तलाल जैसे नाम शामिल थे और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन्हें जेल भेजा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाद में रिपोर्ट किया कि कुछ लोगों को बुरी तरह भी पीटा गया था। इससे यह साफ होता है कि एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि खाड़ी की सत्ता और राजनीति की नब्ज समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार थॉमस लेडन जूनियर के साथ ईमेल बातचीत में एप्स्टीन ने सऊदी शाही परिवार के संरचना पर लंबा विश्लेषण दिया और कहा कि जैसे अमेरिका में सिर्फ व्हाइट हाउस नहीं बल्कि पेंटागन, CIA और कांग्रेस ताकतवर है, वैसे ही सऊदी शाही परिवार में 20,000 लोगों का एक कबीला है। उसने ये भी दावा किया कि महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त जैसे सामाजिक सुधार आम सऊदी लोगों की मांग नहीं बल्कि पश्चिमी दबाव का नतीजा है। इन सभी खुलासों के बीच एप्स्टीन के कतर, सऊदी अरब, यूएई और यहाँ तक कि इजराइल के शीर्ष नेताओं से रिश्ते की परतें भी खुल रही हैं। दस्तावेजों के मुताबिक उसने पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक और कतर के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद बिन जासिम की एक गुप्त मुलाकात भी करवाई थी। एप्स्टीन फाइल्स अब ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर एक अपराधी को वैश्विक सत्ता के शीर्ष गलियारों तक इतनी आसान पहुंच कैसे मिली और किसने उसे इतनी ताकत दी कि वे राजाओं यानी प्रिंसेस, क्राउन प्रिंसेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सके। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की है जहां पैसा, सत्ता, राजनीति और अपराध एक दूसरे में घुलते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इन फाइल से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है।